जननी है वो, जीवन भी है, सशक्त है वो, साकार भी है। घर परिवार या कार्य क्षेत्र में निभाती हर जिम्मेदारी है। दुर्गा लक्ष्मी प्राणदायिनी, शक्ति स्वरूपा नारी है। स्वागत और आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का सुप्रभातम का ये अंक विशेष है क्योंकि इसमें हम बात करेंगे नारी शक्ति की। मैं हूं किरण भारद्वाज। आज महाशिवरात्रि का पर्व भी है जो माघ फागुन के कृष्ण पक्ष में मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन मां पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था। इस दिन पूजा अर्चना करने से आरोग्य प्राप्त होता है, पाप नष्ट होते हैं, धन की प्राप्ति होती है और सफलता प्राप्त होती है। भगवान शिव की बात की जाए तो उनका एक रूप अर्धनारीश्वर भी है, जिसमें शक्ति यानी स्त्री और शिव यानी पुरुष का सम्मिलन है। ये इस बात का द्योतक है कि स्त्री और नारी और पुरुष एक दूसरे के पूरक है, साथ में मिलकर चलना है और यही समाज का निर्माण करता है। आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं और देख लेते हैं आज का पंचांग। युगाब्द 5125, विक्रमी संवत 2080, शक संवत 1945, उत्तरायण, फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष, त्रयोदशी तिथि, शुक्रवार, श्रवण नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। किसी भी देश या राष्ट्र की उन्नति, समाज की उन्नति वहां की स्त्रियों की उन्नति से जुड़ी होती है। इसलिए कहा जाता है कि यदि देश का निर्माण करना है, समाज का निर्माण करना है, तो स्त्रियों को प्रशिक्षित करना अनिवार्य है, क्योंकि स्त्री जो है प्रेरणा स्वरूप होती है, समाज को ज्ञान देती है, सहयोग देती है। इसलिए आवश्यक है कि उनके विचारों को सशक्त किया जाए। सशक्तिकरण सभी के लिए उपयोगी है, चाहे स्त्री हो या पुरुष, और अपने विचारों को मजबूत करना हमारे मजबूत व्यक्तित्व का निर्माण करता है। देखते हैं आज का सुविचार सुभाषित और जान लेते हैं किस तरह से हमारे विचारों की शक्ति हमें शक्ति प्रदान करती है। कारणेन विना कार्यं न च नामुपपद्यते, कदा क एव खेकेन दृष्टो लब्ध स्फुटो द्रुमः। कारण के बिना कार्य कभी उत्पन्न नहीं हो सकता। पृथ्वी पर उगते स्पष्ट वृक्ष के समान क्या कभी किसी ने आकाश में भी वृक्ष देखा है? Without a reason, no work can be created. Has anyone ever seen a perfect tree growing in the sky as on the earth? जीवन की कला को अपने हाथों से साकार कर नारी ने अपने जीवन और संस्कृति के रूप को निखारा है। जीवन नारी से ही जुड़ा है और नारी अपने अस्तित्व को सुंदर बनाकर जीवन का निर्माण करती है, जीवन का आधार बनती है, जीवन को सुंदर बनाती है। भारतीय ज्ञान परंपरा में आज नारी शक्ति के विविध रूपों की, जो हमारी यानी भारतीय प्राचीन पद्धति से जुड़ा हुआ है, हमारे इतिहास से जुड़ा है और हमारी संस्कृति को सशक्त यानी मजबूत बनाता है। वैदिक काल से ही भारत में नारी का स्थान सदैव उच्च रहा है। वैदिक साहित्य में उपलब्ध ऋषिकाएं इस बात को पुष्ट करती हैं, जैसे वाग, सरमा, अदिति, इंद्राणी, सार्पराज्ञी और ऋषिकाएं जिन्होंने वेद मंत्रों को देखा। अनंतर काल में भी मंडन मिश्र की पत्नी का शंकराचार्य के साथ शास्त्रार्थ का प्रसंग भी सर्वविदित है। बात ज्ञान की हो या ध्यान की, घर की हो या बाहर की, प्रत्येक स्थान पर भारतीय परंपरा में नारी सर्वतंत्र, स्वतंत्र और सशक्त है।
ये भारत ही है जहाँ नारी को देवी स्वरूपा कहा जाता है। त्रिगुणात्मिका नारी शक्ति ज्ञान एवं लक्ष्मी के स्वरूप में पुराणों में भी वर्णित है। किसी कालखंड में अबला कही जाने वाली नारी वस्तुतः भारतीय इतिहास में सदा ही सबला रही है। अपनी तपस्या, अपनी भक्ति व सामर्थ्य के समक्ष साक्षात परब्रह्म को प्रकट करने की क्षमता नारी में है। जब हमारी नारी सम्मान की बात करते हैं तो हमारे लिए ये बहुत सहज सी बात लगती है, लेकिन जब इस गंभीरता से इस पर विचार करते हैं तो पाते हैं कि हमारे संस्कारों में नारी सम्मान कितना रचा बसा है। वीर पुरुषों के साथ मां का नाम जोड़ा गया है। मैं उदाहरण देता हूं, आप भी सोचिए, अर्जुन की जब वर्णन आता है तो कौंते के पुत्र कुंती पुत्र के नाम से भी जाना जा गया है। इसी प्रकार से भगवान कृष्ण सर्वशक्तिमान, उनका भी जब परिचय होता है तो देवकी नंदन कहते हैं। देवकी का पुत्र कृष्ण इस प्रकार से कहते हैं। हनुमान जी की बात आती है तो हनुमान जी को भी अंजनी पुत्र हनुमान, यानी मां के नाम के साथ वीरों के नाम हमारे देश में ये मां के महात्म्य को, नारी के महात्म्य को, स्त्री शक्ति के महात्म्य को हमारी संस्कार की पूंजी के समान हमें मिला हुआ है। इतना ही नहीं, ये हमारे संस्कार ही है कि हम अपने देश भारत को भी मां के रूप में देखते हैं, खुद को मां भारती की संतान मानते हैं। भारत अपनी कला साहित्य के लिए भी प्रतिष्ठित है एवं इस क्षेत्र में भी नारियां सदैव अग्रणी रही हैं। कथक, भरतनाट्यम आदि नृत्य की अष्टविधाओं के क्षेत्र में भी नारियों का योगदान अप्रतिम है। कला के साथ साथ युद्ध कौशल में भी महिलाएं निपुण थी। स्वतंत्रता संग्राम के समय भी रानी लक्ष्मीबाई, सरोजनी नायडू, बेगम हजरत महल, रानी चेन्नम्मा, रानी दुर्गावती, राजमाता जीजाबाई, रानी कर्णावती की वीर गाथा को हम भारतीय सदा स्मरण करते हैं। वर्तमान एवं आधुनिक युग में भी महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में अपने शौर्य, अपने पराक्रम का प्रमाण दे रही हैं। अपने हितों की रक्षा के साथ साथ अपने परिवार, अपने देश, अपने राष्ट्र या यूं कहें कि समग्र विश्व के कल्याण के लिए अनथक साधना करती ये साधिका स्वरूप नारियां सदैव सम्मान योग्य थी, हैं और रहेंगी। भारतीय संस्कृति भी यही संदेश देते हुए कहती है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। गवीश द्विवेदी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। नारी अपने जीवन में अलग अलग अवस्थाओं से गुजरती है। नारी को एक प्राकृतिक रूप से विशेष शक्ति प्रदान की गई है, एक शिशु को जन्म देने की शक्ति। व्यक्ति की बात की जाए और शिशु के स्वास्थ्य की बात की जाए तो आखिर तक जो उसका स्वास्थ्य होता है वो काफ़ी हद तक महिला के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। महिलाओं का स्वास्थ्य ठीक रहे उसके लिए महिलाओं के स्वास्थ्य की सही देखभाल करना आवश्यक है। बहुत से कारक हैं जो महिलाओं के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। अगर एक स्वस्थ शिशु को जन्म देना है तो उसके लिए आवश्यक है कि मां का स्वास्थ्य और पोषण ठीक हो। महिलाओं को अलग अलग अवस्थाओं में किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे की जानी चाहिए महिला के स्वास्थ्य की देखभाल, किन बातों का ध्यान रखकर महिला के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखा जा सकता है, आइए देख लेते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। महिलाओं का स्वास्थ्य बेहद अहम विषय है। महिलाओं को अपने जीवन में कई अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। बचपन, किशोरावस्था, गर्भावस्था और रजोनिवृत्ति, इन सभी चरणों में महिलाओं के शरीर में हार्मोनल परिवर्तन, शारीरिक व मानसिक बदलाव होते हैं। महिलाओं को अतिरिक्त देखभाल करने की आवश्यकता होती है। अच्छा स्वास्थ्य एक ऐसी अनुभूति है जिसमें
महिला अपने आप को सक्रिय, सृजनशील और योग्य महसूस करती है। स्वस्थ महिला न सिर्फ अपने जीवन को बल्कि परिवार को भी बेहतर स्वास्थ्य प्रदान कर सकती है। महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर हमारे यहाँ काफी समस्याएं हैं। उनमें से मुख्य है माहवारी या मेनोपॉजल समस्याएं, जैसे कि अनियमित एवं ज्यादा माहवारी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, गर्भावस्था व प्रसव की समस्याएं, यौन संक्रमण जैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, HIV जो ना इलाज करने पर बांझपन भी कर सकती हैं, मानसिक समस्याएं जैसे डिप्रेशन, नींद न आना, कुपोषण जैसे कि 50% महिलाएं जो हैं उनमें खून की कमी है और 24% महिलाएं जो हैं अंडरवेट हैं, जीवन शैली से जुड़ी समस्याएं जैसे हृदय रोग, डायबिटीज, गठिया, मोटापा, कैंसर्स, और देखा गया है कि स्तन व सर्वाइकल कैंसर्स तो हमारी महिलाओं में मोस्ट कॉमन रिपोर्टेड कैंसर्स हैं। कई ऐसे कारक हैं जो महिलाओं के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, जैसे सही पोषण न मिलना, अपनी सेहत के प्रति लापरवाही, माहवारी के दौरान स्वच्छता का अभाव, कम उम्र में गर्भधारण, गर्भावस्था में सही देखभाल न होना, 2 बच्चों के बीच कम अंतर होना, अनीमिया की समस्या, शारीरिक कमजोरी, नियमित व्यायाम न करना, मानसिक तनाव और अवसाद, बीमारियों के विषय में जानकारी न होना और रोगों के लक्षणों को नजरअंदाज करते रहना। अपनी सेहत के प्रति लापरवाही के कारण जहां एक तरफ जीवन शैली से संबंधित समस्याओं का खतरा महिलाओं में बढ़ रहा है, उनमें मोटापा, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और मधुमेह जैसी बीमारियों की संभावना बढ़ गई है, वहीं महिलाओं में होने वाले कैंसर जैसे स्तन कैंसर, गर्भाशय व गर्भाशय के मुख का कैंसर यानी कैंसर सर्विक्स के मामले भी बढ़ रहे हैं। इन खतरों से बचने के लिए जरूरी है कि हम नियमित स्वास्थ्य चेकअप कराएं, नियमित जानकारी और अवेयरनेस लें, स्वस्थ व संतुलित आहार लें, नियमित व्यायाम करें और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, मानसिक स्वास्थ्य और स्ट्रेस को कम करने के लिए मेडिटेशन करें और अपने मनोरंजन के लिए समय जरूर निकालें। समय पर ध्यान देने व सही दिशा में कदम बढ़ाने से सभी महिलाओं के स्वास्थ्य को हम सुरक्षित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अवसाद, चिंता, ऑस्टियोपोरोसिस, माइग्रेन, वजन कम होना या फिर अधिक होना और कमजोरी भी महिलाओं को प्रभावित करती है। शुरुआत में अपनी सही देखभाल न करना कई समस्याओं का कारण बनता है। महिलाओं के व्यस्त दिनचर्या में रहते हुए भी उनको अपने स्वस्थ जीवन के लिए खुद के लिए समय निकालना चाहिए, स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर सजग बनना चाहिए और खास तौर पर अपने स्वास्थ्य की सही देखभाल करनी चाहिए। सही देखभाल और कुछ सावधानियां रखने से न सिर्फ रोगों से बचाव होगा बल्कि महिलाओं के लिए बेहतर और स्वस्थ जीवन भी सुनिश्चित किया जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। रोगों से बचाव और स्वस्थ जीवन प्राप्त करने के लिए योग का विशेष महत्व है। बहुत सी बीमारियों से बचाव में ये सहायक होता है। आज हम बात करेंगे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज के बारे में। यदि महिला में ये समस्या हो तो इसकी वजह से कई अन्य जटिलताएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसे में ये समस्या होने पर किन आसनों और योगिक क्रियाओं का अभ्यास करना लाभकारी हो सकता है, आइए देखते हैं। नमस्ते, मैं शशि सारा। आइए आज समझते हैं एक कॉमन प्रॉब्लम के बारे में, पीसीओडी। आजकल बहुत सुनने में आता है कि यंग गर्ल्स, इवन मिडिल एज गर्ल्स को पीसीओडी प्रॉब्लम्स हो रही है। तो सिंपल 2 स्ट्रेचेस बताएंगे जिससे आपके पीसीओडी में बहुत आराम होगा। तो आइए समझते हैं 2 स्ट्रेचेस पीसीओडी के लिए। पहला है बटरफ्लाई पोज या भद्रासन पोजीशन। इसके लिए हम दोनों पाँव का नमस्ते बनाएंगे। ऐसे पाँव को जोड़ के रखेंगे अपने पास में। आप जितना हो सके अपने ग्रॉइंग्स के पास में चिपका के रखेंगे। अगर ये डिफिकल्ट है तो थोड़ा सा आगे भी रख सकते हैं। हाथों को अपने फीट पे रखेंगे, इसको पास में रखेंगे और धीरे धीरे फ्लैप करेंगे अपनी नीज को। ऐसे खाली ऐसे रेगुलरली करने से भी आपकी पीसीओडी में बहुत फर्क लगेगा। ऐसे 50 to 100 राउंड्स करने हैं। अगर आप थक जाएं तो थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए, वापस थोड़ा सुखासन कर लीजिए और वापस फिर भद्रासन में आके शुरू कर दीजिए। तो धीरे धीरे बिल्डअप करना है। पहले 20 राउंड से शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे 30, 40 एंड 50। अगर आपको अच्छा लगे तो 50 राउंड्स के बाद धीरे से ऐसे नीचे चले जाएंगे।
यहाँ नीचे जाके कुछ देर रुकेंगे, अपने आप से अपने कंफर्ट लिमिट से यहाँ देखेंगे कि इनर थाई में बहुत अच्छा स्ट्रेच आ रहा है। उस स्ट्रेच के साथ थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में रुकेंगे और जब भी इच्छा हो वापस ऊपर आ जाएंगे और धीरे से पाँव को रिलैक्स कर देंगे। अब हम समझते हैं एक दूसरा स्ट्रेच जो पीसीओडी के लिए बहुत हेल्पफुल है। आइए देखते हैं। उसके लिए हमें अश्व संचालन की पोजीशन लेनी होगी। पहले अपने घुटने पर आ जाएंगे, फिर राइट लेग को आगे कर लेंगे। अपने घुटना, अपने एंकल और नी को एक लाइन में रखेंगे और पेल्विस को ड्रॉप करके रखेंगे। दोनों पाम्स को फीट के आजू बाजू रखेंगे। यहाँ थोड़ी देर रुकना है। अपने पेल्विस को प्रेस करते हुए, अपने एल्बो शोल्डर्स को रिलैक्स करते हुए इस पोजीशन में थोड़ी देर रुकने की कोशिश करेंगे। यहाँ रुकने से ही हमें इनर थाई में बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलेगा और पीसीओडी में बहुत हेल्प होगा। थोड़ी देर रुकने के बाद धीरे से राइट लेग को पीछे लेके जाएंगे और लेफ्ट लेग को आगे लेके जाएंगे। इसका भी ऑब्जर्व करेंगे कि घुटना और एंकल एक लाइन में है और पेल्विस को ड्रॉप करके रखेंगे। यहाँ पे भी हम कुछ देर रुकेंगे, फिर धीरे से वापस पीछे चले जाएंगे। ये स्ट्रेचेस दोनों नियमित रूप से करने से आप देखेंगे कि आपके पीसीओडी की प्रॉब्लम में बहुत हद तक फायदा होगा। आइए अब सुनते हैं हंसा माँ की कुछ प्रैक्टिकल टिप्स इसी 2 आसनों के ऊपर। नमस्कार। महिलाओं में ये पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम बहुत कॉमन हो गया है और आजकल तो बहुत ही कॉमन है, क्योंकि हमारे जीवन जीने की शैली बहुत खराब होती जा रही है। उसमें सबसे पहले तो खाने पीने की आदत, ये सब रेडीमेड पैकेटेड प्रोडक्ट्स, पैकेट खोला खाया, बॉटल खोली पिया, सब बंद कर दिए जाए और फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, बेरीज, ये सब चीज़ें ज़्यादा खाई जाएं। ब्रोकली बहुत अच्छा रहेगा। कोशिश ये की जाए कि हम अच्छी एक्सरसाइज करें, कम से कम 45 मिनट की अच्छी कसरत, फास्ट वॉक, जंपिंग, स्किपिंग, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी रहेगी महिलाओं के लिए। और ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अच्छी नींद लें। एक ही समय रखें सोने का, एक ही समय में सोना है तो उठना अपने आप जब हो, बस इन सब का ध्यान देंगे तो हेल्दी हो जाएंगे। सिस्ट चला जाता है। नमस्कार। महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए जो बड़ी चुनौती बनती है वो ये बात होती है कि अक्सर महिलाएं अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना भूल जाती हैं। घर के काम महत्वपूर्ण है, इसलिए वक्त नहीं मिलता, बच्चों को देखना है, दफ्तर जाना है, इतने सारे काम करने हैं, तो उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा स्वास्थ्य महत्वपूर्ण नहीं है। यदि आप योग को रोजाना 1 घंटा देते हैं तो आपके 23 घंटे दुगने हो जाते हैं, आपकी उत्पादकता भी बढ़ेगी और स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। इसलिए योग करते रहिए और अपना स्वास्थ्य बेहतर बनाइए। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारा विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बलेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सुप्रभातम के इस विशेष अंक में एक बार फिर आपका स्वागत है। अब बात संस्कृत की। संस्कृत पाठशाला में हम सीख रहे हैं शुद्ध उच्चारण करना। आज के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं ए, ऐ और औ जैसे अक्षरों का किस तरह से सही उच्चारण किया जा सकता है। आइए लेते हैं संस्कृत का ज्ञान और इसके लिए चलते हैं नारायण दत्त मिश्र के साथ संस्कृत पाठशाला में। नमो नमः। संस्कृत पाठशालायां भवतां भवतीनां च स्वागतमस्तु। अहमस्मि नारायण दत्त मिश्रः।
शब्दों के शुद्ध उच्चारण को लेकर चल रही हमारी संस्कृत पाठशाला के क्रम में हमने इस बारे में बात की ही थी कि कैसे कभी कभी हम अतिरिक्त रूप से किसी अक्षर को जोड़ लिया करते हैं और शब्द का गलत उच्चारण या गलत लेखन कर जाया करते हैं। जैसे अहम अस्मि को अहम अस्मि कहने का अर्थ यह कि अहम के अ को ए के रूप में उच्चारित कर जाना अशुद्ध है। यह हम और आप जान ही चुके हैं। ऐसे ही अन्य कई उदाहरण हैं जिनके बारे में आप स्वयं ही सोच व समझ सकते हैं। वैसे आज हम बात एक ऐसे ही अक्षर के अशुद्ध उच्चारण के बारे में करने जा रहे हैं और वह अक्षर है ए। ए को हम में से कई लोग बहुधा यानी बहुत बार ऐसा भी बोल जाते हैं। आपने जरूर सुना होगा कि कुछ लोग अनजाने में या कुछ बार तो लोग प्रादेशिकता के प्रभाव में ऐसा ही बचपन से सुनते पढ़ते आते रहे होते हैं कि उन्हें लगता है कि ए तो ए के रूप में ही बोला जाता है, इसलिए तो कुछ लोग पेन को पैन ऐसा बोला करते हैं। हालांकि इस उदाहरण को तो मैंने अन्य भाषा से ले लिया है, फिर भी आपको इससे बेहद शीघ्रता से यह आभास हो सकेगा कि हम कैसे इन्हीं प्रयोगों के अभ्यस्त होकर संस्कृत अक्षरों या शब्दों के उच्चारण में भी वही गलती कर जाते हैं। और हाँ, हमें इस तरह की गलती नहीं करनी है क्योंकि हम करते हैं प्रतिदिन भाषा का अभ्यास अपनी संस्कृत पाठशाला में। इसलिए आइए अधिक साकांक्ष होकर, जागरूक होकर आज हम जान लेते हैं कुछ उदाहरणों को जहां ए का होता है उपयोग पर हमें वहां नहीं करना है ए का प्रयोग। एक बेहद प्रसिद्ध शब्द है एवं, जिसे हम में से कई कह जाते हैं एवं। आप इसे यूं समझें, यदि 11 के लिए संस्कृत शब्द एकादश यह है और इसका उच्चारण करना है तो आप उसे एकादश बोल जाएं तो अवश्य ही सुनने वाले को जो उच्चारण के प्रति या कहें कि शुद्ध उच्चारण के प्रति आपसे अधिक गंभीर हो तो उसे ठीक नहीं लगेगा और एक अच्छे परामर्शक के नाते वह जरूर कहेगा कि एकादश नहीं बल्कि एकादश यह शुद्ध उच्चारण होता है। और आप ऐसी स्थिति में खुद को पाए ही नहीं, यानी आप स्वयं ही शब्दों के शुद्ध प्रयोग करें। आखिर हम संस्कृत पाठशाला के माध्यम से यही तो चाहते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं एक और उदाहरण को। शब्द है एवमेव, अर्थात एवं एव। हिंदी में इसका अर्थ है ऐसा ही, यानी जब हमें कहना हो ऐसा ही है तो संस्कृत में हम कहेंगे एवमेव अस्ति या एवमेव अस्ति। ध्यान रखें कि हमें एवं एव या एवमेव नहीं कहना। वैसे यहां ए को ए ऐसा कहने वाले स्वयं साकांक्ष रहें तो उन्हें स्वयं पता चल जाएगा कि वे कैसे एक बार ए को ए ऐसा बोल रहे हैं और अगले ए को ए ही बोल रहे हैं, यानी ए को वे स्वयं शुद्ध एक बार उच्चारण कर रहे हैं और एक बार गलत कर रहे हैं। आपको याद होगा कि हमने आपसे यह कहा था कि हम कई बार स्वयं के बेहतर शिक्षक भी होते हैं और यह उदाहरण जहां आप एक स्वयं एक बार ए को ए यह शुद्ध उच्चारण कर रहे हैं इससे स्पष्ट हो जाता है, यानी एवमेव को एवमेव या एव मैव नहीं कहना, ए को ए के रूप में ही है उच्चारण करना। वैसे अब तक हमने बात की ए के शुद्ध उच्चारण की, पर हम संस्कृतज्ञ स्वयं जब ए के उच्चारण करने की बारी आती है तब प्रादेशिक उच्चारण से प्रभावित या कुप्रभावित होकर हम ए इस रूप में बोल जाते हैं। अर्थात प्रादेशिक भाषाओं में जैसे ए का उच्चारण होता है वैसे ही संस्कृत शब्दों के उच्चारण के क्रम में भी हम बोल जाते हैं। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि संस्कृत में ऐ यह उच्चारण ठीक नहीं। हमें ऐ अर्थात ऐ ऐसा उच्चारण संस्कृत के शब्दों का करना चाहिए। अर्थात ऐतिहासिक या ऐतिहासिक शब्द कहना हो तो ऐतिहासिक ऐसा शुद्ध उच्चारण करना होगा। ऐसे ही एक और शब्द है औ। इस अक्षर के उच्चारण में भी हम अशुद्धियां या गलतियां कर जाते हैं, तो हमें औ के उच्चारण पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। कई उदाहरण है, जैसे अभी मैंने कहा औ, वस्तुतः यह शुद्ध उच्चारण है। जब हम संस्कृत के शब्दों का उच्चारण करेंगे तब इस अक्षर का हम उच्चारण करेंगे औ इस रूप में। जैसे कई शब्द हैं औद्योगिक, प्रौद्योगिकी, सौजन्य आदि। तो यहां आप देख रहे हैं उच्चारण के क्रम में मैंने सौजन्य नहीं कहा, प्रौद्योगिकी नहीं कहा, औद्योगिक नहीं कहा, हमने कहा औद्योगिक, प्रौद्योगिकी, सौजन्य आदि। तो इसे हम संस्कृत में कहेंगे तो सौजन्यम, औद्योगिक, प्रौद्योगिकी ऐसा कहेंगे। तो यहाँ हिंदी या अन्य प्रादेशिक भाषाओं के उच्चारण की हमारी जो चिर परिचित प्रवृत्ति है वह संस्कृत भाषागत उच्चारण पर हमारे द्वारा थोप दी जाती है। हमें इसका अधिक ध्यान रखना है कि ऐसी प्रवृत्ति हम न अपनाएं। अर्थात यहाँ भी औ को
ओ या ओ न कहकर औ ऐसे ही कहना है, क्योंकि वेदों से लेकर लौकिक संस्कृत में ऐ और औ इन दो अक्षरों के उच्चारण की यही रीति रही है, जो निस्संदेह अधिक वैज्ञानिक और तार्किक स्वरूप और कारणों को अपने में समेटे हुए है। तो हम और आप ऐसे ही देते रहें शब्दों के उच्चारण व लेखन पर अधिक से अधिक ध्यान, ताकि हम सभी रह सकें भाषिक प्रयोगों में अव्वल अर्थात शीर्ष पर। तो अभी के लिए इतना ही। हम फिर आएंगे संस्कृत पाठशाला के एक और अंक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमो नमः। जीवन संघर्षों से गुजरती जो परिवार है, उसकी जिम्मेदारी खुद को अपने हर रूप में निखारती वो शक्ति है एक नारी। शक्ति नारी रूप है और उसी से समाज आगे बढ़ता है, उन्नत होता है, प्रशिक्षित होता है और देश की उन्नति होती है। हम सभी के लिए उपयोगी है कि महिलाओं का सम्मान करें, आदर करें, उनकी अहमियत को समझें और न सिर्फ एक दिन बल्कि प्रतिदिन को महिला दिवस के रूप में मनाया जाए। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।